हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यवहारवाद चैप्टर के बारे में। व्यवहारवाद चैप्टर की मैं आपको विशेषता बता दूं तो इस चैप्टर से हमेशा स्नातक सेकेंड सेमेस्टर में जो विद्यार्थी हैं और जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है और साथ में टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह व्यवहारवाद ऐसा चैप्टर है जो कि हर परीक्षा में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो प्रश्न कैसे बनते हैं इस चैप्टर से, मैं उन्हीं प्रश्नों को जो जिस प्रकार से प्रश्न बनते हैं सेम अपने नोट्स के माध्यम से आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रश्न कैसे बनेंगे और प्रश्न कौन कौन से प्रश्न बन चुके हैं व्यवहारवाद से। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा वीडियो देखने का। तो आइए बिना समय गंवाए हम आज की महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले अगर जो व्यवहारवाद ये जो विचारधारा है इसके प्रणेता कौन है, तो इसके जो व्यवहारवाद के जनक हैं वो उनका नाम है डेविड इटसन। नंबर एक, व्यवहारवाद के प्रणेता को क्या कहा जाता है? डेविड इटसन कहा जाता है। अब कह रहा है कि व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप में स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो चार्ल्स मेरियम को जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड इटसन को कहा जाता है, लेकिन व्यवहारवाद को बौद्धिक रूप से स्थापित करने का श्रेय चार्ल्स मेरियम को जाता है। और चार्ल्स मेरियम ने 1925 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है न्यू एक्सपेक्टेड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि नई राजनीति विज्ञान की पहल। इन्होंने पुस्तक लिखी कब? 1925 में। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और इस चैप्टर से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हमने लिख रखा है कि राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का प्रयोग चार्ल्स लावेल और चार्ल्स मेरियम ने किया था। ये कहते हैं पॉलिटिक्स का मतलब हाउ, गेट, वांट, व्हेन, हाउ। ये कथन किसका है? तो ये है 1936 में लावेल ने कहा था कि राजनीति विज्ञान का जो महत्व होता है वो कब, कहाँ, कैसे होता है, ये इस रूप में इन्होंने बताया था। अब चार्ल्स मेरियम की जो चार्ल्स मेरियम है जिन्होंने बौद्धिक व्यवहारवाद के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है, इनकी रचना है पॉलिटिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, माफ करिएगा, पॉलिटिक्स ऑफ साइकोलॉजी। अब इन्होंने ये इनकी रचना है, महत्वपूर्ण रचना। अब एक ग्राहम वालस है। ग्राहम वालस ने व्यवहारवाद पर सन 1908 में एक पुस्तक की रचना की है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? तो ग्राहम वालिस की रचना है। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1908 में प्रकाशित हुई थी। बढ़ते हैं और व्यवहारवाद से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। अब यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है कि एक रचना हमने लिख रखी है ए.एफ. बेंटले। ए.एफ. बेंटले की जो महत्वपूर्ण रचना है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। ये कई बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिला है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो ए.एफ. बेंटले की रचना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि व्यवहारवाद पर शोध करने के लिए अमेरिकी सरकार तथा फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसी संस्थाओं ने सहयोग दिया। यानी कि व्यवहारवाद पर पूरी तरह से रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए अमेरिकी सरकार ने और साथ ही एक संस्था थी जिसका नाम था फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर। इन संस्थाओं ने क्या किया? व्यवहारवाद पर शोध करने के लिए मदद की। अब हम जानेंगे कि व्यवहारवाद से जुड़े हुए प्रमुख विचारक कौन हैं। तो व्यवहारवादी विचारक के रूप में
लियोनार्ड वाइट, हेरल्ड लासवेल, क्विसी-राइट, कियोजीनियर, ग्रेवियल आमंड, ट्रूमैन, साइमन, चार्ल्स मेरियम। साइमन ये चार्ल्स मेरियम के छात्र थे। साइमन जो थे चार्ल्स मेरियम के छात्र थे। तो ये सभी लोग जो हैं वो क्या हैं, व्यवहारवाद से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विचारक हैं। अब इनके अलावा हिजुलाउ, डायसी, एडवर्ड सील, पोवेल, कोलमैन, ये सभी क्या हैं, ये भी हैं व्यवहारवाद के विचारक। अब हम जानेंगे कि व्यवहारवाद की विशेषता क्या है, व्यवहारवाद किन चीज़ों पर ज़्यादा बल देता है। तो हम पाएंगे कि डेविड इटसन ने क्या किया है, व्यवहारवाद को इन तमाम लक्षणों के बारे में बताने का प्रयास किया। तो व्यवहारवाद के कौन से लक्षण है, इसको पूछता है सीक्वेंस में, क्रमानुसार व्यवहारवाद को सजाने के लक्षण के रूप में पूछता है। तो सबसे पहले हो जाएगा नियमन, सत्यापन, तकनीकी प्रयोग। निश्चित रूप से ये पूछता है, ध्यान दीजिएगा, परिमाणीकरण, मूल्य निर्धारण, व्यवस्था शुद्धिकरण, विशुद्ध ज्ञान और समग्रता। नियमन नंबर 1 पर आता है और समग्रता लास्ट में आता है। तो ये व्यवहारवाद के 8 लक्षण जो है डेविड इटसन बताते हैं। बढ़ते हैं अब इसके बाद व्यवहारवादी जो दृष्टिकोण था उसका जरूरत पड़ी कि अब व्यवहारवादी दृष्टिकोण में क्या करना है, सुधार करना। तो उसके बाद कौन सी विचारधारा आती है, उत्तर व्यवहारवाद आता है। अब बात आती है कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्यों आई। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण का समर्थकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। यानी कि वही डेविड इटसन ही इस बात को कह रहे हैं कि हमें व्यवहारवादी बनने से ही हमारी जो सार्थकता है, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए हमको उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। तो यानी कि उत्तर व्यवहारवाद जो है व्यवहारवादी क्रांति के प्रति एक प्रक्रिया थी। अब हम जानेंगे कि व्यवहारवाद के उदय के कारण क्या बने उत्तर व्यवहारवाद के, यानी कि जो डेविड इटसन व्यवहारवादी थे उन्हें क्या जरूरत पड़ी उत्तर व्यवहारवादी बनने की, तो उसके उदय के पीछे क्या कारण माना गया। तो यहाँ हमने लिख रखा है कि 1969 में अमेरिकन एसोसिएशन पॉलिटिकल साइंस के अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। ये भाषण उन्होंने कब दिया था डेविड इटसन ने, तो 1969 में दिया था और उन्होंने कहा कि अब हमको उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से हमने व्यवहारवाद के लक्षण लिखे थे, अब हम लिखेंगे उत्तर व्यवहारवाद के मूल आधार क्या है। यहाँ पर हो जाएगा उत्तर व्यवहारवाद। अब उत्तर व्यवहारवाद का मूल आधार क्या होगा या लक्षण क्या होगा, तो इसमें हमने जहाँ उसमें लिखा था व्यवहारवाद में नियमन, जो हमने नियमन, सत्यापन, जो 8 लक्षण हमने लिखा था। अब इसमें कह रहा है कि उसके जो आधारभूत लक्षण होंगे उत्तर व्यवहारवाद के, प्राविध से सार की ओर, दूसरा सामाजिक परिवर्तन पर बल देना, ये सब उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अब समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता, मूल्यों का महत्वपूर्ण भूमिका, बुद्धिजीवियों की भूमिका, कर्मनिष्ठ विज्ञान और व्यवसाय का राजनीतिकरण। तो ये हम पा रहे हैं कि ये उत्तर व्यवहारवाद के ये लक्षण हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।